हेलो वीवर्स, दिस इज़ एम एस हुसैन। मैं पिछले 25 वर्षों से कोचिंग के प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ और मैथ्स, कॉमर्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और इंग्लिश ये मेरी फ़ील्ड है। मैं सभी एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ और मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से जानता हूँ। और जैसा कि आप लोग भी ये चीज़ जानते होंगे कि इंग्लिश स्पेसिफ़िकली इन इंडिया, इंग्लिश की काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ के लिए अगर आप स्टडी अब्रॉड करना चाहते हैं या ऐसी किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह में आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके इस प्रॉब्लम को सामने रखते हुए जो मेरा पिछले 25 साल का स्पोकन इंग्लिश का और ग्रामर का जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। तो इसके लिए मैंने एक सीरीज़ बनाई है जो कि 100 डेज़ सीरीज़ है इनिशियली। बाद में उसमें कुछ रिफ़्रेशर्स रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी कोर्सेज़ रहेंगे और आपकी डिमांड से जैसा आप चाहेंगे तो अपन स्पेसिफ़िक उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो डे 1 के तौर पर ये मेरा पहला इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसमें कि मैं बेसिक्स जो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के वो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। जैसे कि इंग्लिश के अंदर पर आप जानते हैं, एक तो रिटन इंग्लिश होती है, एक स्पोकन इंग्लिश होती है। रिटन इंग्लिश में कंपोजिशन, ग्रामर, फिर रीडिंग होती है। बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में आप जाते हैं तो बहुत सारे टेस्ट आपको क्लियर करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएस कहीं भी स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे इंग्लिश इम्प्रूवमेंट या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं। जैसे कि आईएलटीएस है, टॉफल है, ये सारे एग्ज़ाम्स आपको क्लियर करने पड़ते हैं, ये सारे टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं। उसी के बेसिस पर आपको वीज़ा मिलती है। बैंड्स होते हैं, ग्रेड्स होते हैं जो आपको शो करने पड़ते हैं, मतलब वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ के अंदर पे कंपलसरी होता है आपके लिए। तो मोस्टली उसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये 4 डिफरेंट मतलब एरियाज़ ऑफ टेस्ट होते हैं। सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले मैं ये जो बेसिक कोर्स बना रहा हूँ उसमें एक इवन अ लेमैन, मतलब जिसको एक बेसिक नॉलेज हो या कोई भी नॉलेज ना हो, वहाँ से स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं। वी कॉल इट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना समय निकाल करके छोटे छोटे हाफ़ एन आवर, 1 आवर, 20 मिनट्स के मेरे डे टू डे वीडियोस में अपलोड करूँगा, उनको आप ध्यान से सुनें और उसके अंदर से आप जो सीख सकते हैं मुझे यकीन है कि उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो डे 1 इंग्लिश ग्रामर, मेरी खुद की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया हुआ है और पिछले 25 साल से रायपुर में, छत्तीसगढ़ के अंदर, इंडिया में मेरा खुद का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि पहले टीच मी के नाम से था, फिर बाद में स्टेपिंग स्टोन और अब कैरियर स्टेपिंग स्टोन का एक एक्सटेंशन है, उसके नाम से मैं मैथ्स, कॉमर्स, इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पढ़ाता हूँ। ये वीडियो सिर्फ इंग्लिश के लिए है और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मेरे दूसरे वीडियोज़ आप देखिएगा जो समय समय पर मैं अपलोड करूँगा और उसमें टॉपिक वाइज हम देखेंगे। इंग्लिश की जहाँ तक बात होती है, आप किसी भी तरीके का एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, आप कैट के लिए जाइए, सिविल सर्विसेज में जाइए, आईएएस में जाइए, आईपीएस में जाइए, कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। और इंटरनेशनली अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, उनके इक्विवेलेंट आपको स्टैंड होने के लिए इंग्लिश में कमांड होना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। तो एकदम से तो ये चीज़ आएगी नहीं। दूसरी चीज़ मैं आपको एक क्लियर करना चाह रहा हूँ कि 100 डेज़ की कोर्स क्यों। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, मैं किसी का मतलब एंटी पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं समझता हूँ और मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि पिछले 25 से 30 सालों के अंदर में आई हैव कम अक्रॉस ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। आज की डेट में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, इवन ऐसे इंस्टीट्यूट्स पे मैंने पढ़ाया जहाँ पर आईएएस, आईपीएस बन के भी गए हुए हैं और बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, सब किस्म के लोग हैं जो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं। तो
मुझे मालूम है कि ये चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ती है। जैसे कि एक छोटा सा लॉयर है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जज बनता है, तो उसको वहाँ पर डिसीजंस देने के समय, कोर्ट रूम में ट्रायल्स के समय इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती कहीं ना कहीं। लीगल क्लॉजेज़ होते हैं, उनको समझना पड़ता है। डॉक्टर्स के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए आपकी सारी बुक्स जो हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल होती हैं। इंजीनियरिंग के अंदर पे जितने भी रेप्यूटेड राइटर्स होते हैं उनकी बुक्स आप ट्रांसलेट करेंगे तो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती जो कि वर्बैटिम आप जैसा मतलब वर्ड टू वर्ड आप जा रहे हैं, बुक्स को पढ़ रहे हैं, तो उससे आपको एक अलग किस्म का बेनिफिट मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंग्लिश इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसके अंदर बेसिक्स अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स। बेसिकली शुरू से आप पढ़ते आ रहे होंगे, नर्सरी से क्लास 1 क्लास 2 में आपको सिखाया जाता है ABCD। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, जिसको हम हिंदी में स्वर और व्यंजन भी बोलते हैं। हिंदी में आप बोलते हैं कि जो अक्षर बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोला जा सकता है वो स्वर होता है, मतलब एक छोटी सी छोटी ध्वनि। और जो किन्हीं स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन, जैसा कि हम बेसिक डेफिनेशंस करते हैं। उससे ही कुछ मिलता जुलता इंग्लिश में भी होता है। देयर आर 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन और वॉवेल्स मतलब वर्ब्स। AEIOU ये 5 वर्ब्स होते हैं और BCDF वगैरह बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटी सी चीज़ मैं क्लियर करते चलूँ, कुछ कॉन्सोनेंट्स जैसे कि W और Y ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वर यानी कि वॉवेल की सेंस लेते हैं, तो इनको हम डायरेक्टली कॉन्सोनेंट्स ना कह करके सेमी वॉवेल्स के नाम पर भी इनको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो एक सेमी वॉवेल की कैटेगरी आप ले सकते हैं। जैसे आपने कहा आउल, OWL आउल, तो आउल लिखने के समय ऊ की मात्रा W से बनती है, तो जो भी स्वर होते हैं उनमें इसका समावेश हो गया, तो इसको W को हम बोल सकते हैं सेमी वॉवेल। वैसे जिम्नास्टिक अगर आप लिखते हैं GYM, तो जिम्नास्टिक में जो ई की मात्रा लगती है उसके लिए Y का प्रयोग होता है, तो वापस वो भी स्वर के समान हो गया, तो इसको भी हम स्वर बोल सकते हैं। तो सेमी वॉवेल्स 2 हम ले लेते हैं, W और Y। आगे इसके और भी डिटेल्स होते हैं जो हम आगे देखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जैसे A, N और द आर्टिकल्स आप आगे पढ़ेंगे। जनरल आप सीखते हैं कि कॉन्सोनेंट्स के पहले A लगता है और वॉवेल्स के पहले N लगता है, लेकिन आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कॉन्सोनेंट्स के पहले वॉवेल ज़रूर लगता है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड मतलब ध्वनि कॉन्सोनेंट की होनी चाहिए। और स्वर के पहले, वॉवेल के पहले N लगाते हैं, लेकिन स्पेलिंग वाइज नहीं। ये आपकी लगती है ध्वनि, जो उसका प्रोनंसिएशन होता है, उच्चारण जो होता है, उच्चारण पर डिपेंड करता है। अगर उच्चारण स्वर का हो गया, जैसे आपने लिखा 1 रुपी कॉइन, तो इसकी स्पेलिंग होगी ONE1, तो 1 रुपी कॉइन को आप N1 रुपी कॉइन बोलेंगे या A1 रुपी कॉइन बोलेंगे, ये देखने की चीज़ है। आप उसे A1 रुपी कॉइन बोलेंगे, क्योंकि भले ये स्पेलिंग है ONE1 लेकिन उच्चारण होता है VAN1, तो V यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। हिंदी में अगर आप लिखेंगे 1 तो व लिखेंगे, फिर ना लिखेंगे, तो वह जो है वो व्यंजन है, तो इसलिए अपने को A लगाना पड़ेगा। एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़, कोई भी ऐसा वर्ड है जो जैसे कि ऑनेस्ट मैन, तो ए ऑनेस्ट मैन बोलेंगे कि एन ऑनेस्ट मैन बोलेंगे? ज़ाहिर तौर से एन ऑनेस्ट मैन बोलेंगे, जबकि स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है एच से जो कि कॉन्सोनेंट है, तो कायदे से आना चाहिए वहाँ पर ए, लेकिन लगाते हैं एन, इसलिए क्योंकि जो एच होता है ऑनेस्ट के अंदर पे वो साइलेंट होता है। तो HONEST ऑनेस्ट, जबकि हॉनेस्ट नहीं कहा जाता है, ऑनेस्ट कहा जाता है। एच साइलेंट हो जाता है तो उच्चारण ओ का होता है, जो एच के बाद सेकेंड लेटर है। तो ये सेकेंड लेटर हाईलाइटेड होने के कारण अब आपकी जो स्पेलिंग है हिंदी में आप लिखेंगे तो ऑनेस्ट, औरत का ओ लिखेंगे, फिर नाम ए की मात्रा लगाएंगे तो स्वर का उच्चारण आ गया, इसके लिए आप एन ऑनेस्ट मैन बोलेंगे। तो ये सारी बारीकियां हैं जो आपको देखनी पड़ेगी। जैसे यूरोप, अ यूरोपियन कंट्री, अ यूरोपियन कंट्री। अब यूरोप की स्पेलिंग होती EUROPE। मज़े की बात है, पहला अक्षर ई वो भी वॉवेल, दूसरा अक्षर यू वो भी वॉवेल,
दो वॉवेल होने के बाद भी एन नहीं लग पा रहा है, कारण एक ही है, एन ऑनेस्ट, जैसे हमने कहा था एन ऑनेस्ट मैन, अ 1 रुपी कॉइन, वैसे ही अ यूरोपियन मैन, क्योंकि उच्चारण वाय का है। यूरोपियन लिखने के समय य में ओ की मात्रा आप लगाएंगे, य व्यंजन हो गया, और व्यंजन होने के कारण आप उसमें अ यूरोपियन मैन बोलेंगे, एन यूरोपियन मैन नहीं बोलेंगे। ये सारी बारीकियां हैं जो धीरे धीरे हमको क्लियर होगी। इससे हट करके दूसरी चीज़, क्योंकि ये पहले ही डे 1 है, इसलिए मैं सिर्फ आपको बेसिक्स जो इंट्रोडक्शन होता है इंग्लिश का वही दूंगा, और आगे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, सेंटेंसेस करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, उनके डिटेल्स करेंगे, फ्रेजेस करेंगे, क्लॉजेस करेंगे, कंपाउंड, मल्टीपल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस करेंगे, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस करेंगे, सेंटेंसेस को कनेक्ट कैसे करना है ये देखेंगे, एलिप्सिस वगैरह होती है टेक्निक, पैराग्राफ राइटिंग कैसी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम स्टेप बाय स्टेप 100 डेज़ की अपनी जर्नी में कंप्लीट करेंगे। अभी आप बेसिक ये समझिए, लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, स्पीच, ये सारी चीज़ें क्या होती है। लेटर तो हम देख चुके हैं, ABCDEF, ये सब अक्षर होते हैं। वर्ड, a group of letters that makes a complete sense is known as a word। अब जैसे 3 अक्षर हमने उठा लिए, TAC, अगर हम इसको लिखते हैं TCA, TAC, ATC, ACT, CAT, बहुत सारे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस होते हैं जिनकी कोई मीनिंग होती है। जैसे कि मान लो इन 3 अक्षरों को आपने लिखा ACT, ऐसा अरेंज किया तो एक्ट मतलब कर्म, कार्य, तो ये वर्ड के लिए क्वालिफाई हो गया। इसको हमने अरेंज कर दिया CAT, कैट, ये भी वर्ड के लिए क्वालिफाई हो गया। लेकिन अगर आप TAC या CTA या ATC इस तरीके से अरेंज करेंगे तो इनकी कोई लेजिबल मीनिंग होती नहीं है, तो इसके लिए वर्ड नहीं होंगे। सेम अक्षर हैं, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट है, इनकी जो परमुटेशन है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये वर्ड के लिए क्वालिफाई होता है या नहीं। तो CAT, कैट, ACT, एक्ट, ये 2 कॉम्बिनेशंस जो हैं इनके, ये जो 2 परम्यूटेशंस हैं इनके, कॉम्बिनेशन तो सारे तीनों के तीनों हम उठा रहे हैं अक्षर, लेकिन इनको परम्यूट करना, इनको अरेंज करना इस तरीके से कि उनकी कोई लेजिबल मीनिंग निकले, कोई उसका अर्थ निकले, कोई उसका मतलब निकले, तात्पर्य निकले, तभी हम उसको वर्ड कहेंगे। वर्ड मतलब शब्द हिंदी में। मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके इसलिए बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों को शुरू से, स्क्रैच से, स्टार्टिंग से करना हो, उनको प्रॉब्लम ना आए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा हम इंग्लिश करेंगे और कम हिंदी। और मैं इसमें चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक बार इंटरैक्टिव हम शुरू करेंगे, आप लोग अपनी कमेंट्स भी भेज सकते हैं, उसमें आप ट्रांसलेशंस हैं, कोई आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनको भी मैं आगे आने वाले अपने वीडियोस में अकोमोडेट करते हुए चलूँ। मेरे पास सिर्फ एक रोड मैप है, और आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के मार्गदर्शन से मैं आगे उस डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट मैक्सिमम पॉसिबल पीपल को मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। दूसरी चीज़ होती है शब्द के आगे शब्दों का समूह। शब्दों के कई किस्म के समूह हो सकते हैं। शब्दों को हमने मिला दिया, उनकी आधी अधूरी मीनिंग निकल रही है तो हम उसको फ्रेज़ बोलेंगे। ज़्यादा करके फ्रेज़ में वर्ब नहीं होता है, वर्ब मतलब क्रिया, एक्शन वर्ड। अगर उसमें वर्ब है, मीनिंग आधी अधूरी है, तो अपन उसको क्लॉज बोल सकते हैं। मीनिंग पूरी भी हो सकती है क्लॉज के अंदर पे, लेकिन जहाँ पर कंप्लीट मीनिंग है, पूरा अर्थ निकलता हो, तब उसको हम सेंटेंस बोलेंगे, जिसको कि हिंदी में हम वाक्य बोलते हैं। तो एक चीज़ तो हो गई आपकी अक्षर मतलब लेटर, दूसरा हो गया शब्द मतलब वर्ड, अक्षरों का समूह जिसकी कि कोई मीनिंग निकलती हो, पूर्ण अर्थ की प्रतीति हो, कंप्लीट मीनिंग। शब्दों का समूह, इनकम्प्लीट सेंस निकल रही है, वर्ब वगैरह मिसिंग है, तो आप उसको बोलेंगे फ्रेज़। और कंप्लीट मीनिंग निकल रही है तो आप उसको बोलेंगे सेंटेंस। शब्दों का समूह जिसमें वर्ब है, मीनिंग अधूरी भी हो सकती है, पूरी भी हो सकती है, तो आप उसको क्लॉज बोलेंगे। क्लॉज और सेंटेंस में फ़र्क ये है कि क्लॉज मतलब उपवाक्य। अगर एक क्लॉज पूरी मीनिंग निकाल दे रहा है तो आप उसको सेंटेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन क्लॉज एक ही होता है। सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं। तो अगर क्लॉज ऐसा है जिसकी मीनिंग निकल रही है तो आप उसको क्लॉज भी बोलिए, सेंटेंस भी बोलिए। लेकिन अगर पूरी मीनिंग निकल रही है आप उसको सेंटेंस बोलिए, और सेंटेंस के अंदर पे 1, 2, 3 कितने भी क्लॉज हो सकते हैं। ये आगे हम इसके डिटेल्स देखेंगे।
क्लॉज मतलब एक ही क्लॉज, सेंटेंस मतलब एक क्लॉज या ज़्यादा क्लॉज, एक या अनेक क्लॉज उसमें हो सकते हैं, जिसकी बेसिस पर हम सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आगे बनाएंगे, जिसको हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य बोलते हैं, वो आगे हम देखेंगे। अब ध्यान देने की चीज़ ये है कि एक सिंगल वर्ड भी सेंटेंस हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा चिल्ला के हेल्प, तो लोग समझ गए बचाओ। यू कम एंड हेल्प मी, इसका मीनिंग ये भी हो सकता है आप आकर मुझे बचाइए। बोला एक शब्द जा रहा है लेकिन बाकी सारी चीज़ें अंडरस्टूड हैं, तो एक सिंगल शब्द भी अगर पूरी मीनिंग कन्वे कर जाए तो वो टेक्निकली एक सेंटेंस हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सेंटेंस के अंदर पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहेगा तभी होगा, कर्ता क्रिया और कर्म होगा तभी वो सेंटेंस बनेगा, वाक्य बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वो तो है ही है आपका बेसिक, लेकिन एक सिंगल, अब स्टैंड अप, तो इसका मतलब है यू स्टैंड अप, जिसमें यू बोला नहीं जाता है। कम हियर, यू कम हियर, यू बोला नहीं जाता है। थैंक यू, आई थैंक यू, मैं धन्यवाद देता हूँ तुम्हें, आई बोला नहीं जाता है। प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, इसमें आई और यू नहीं बोला जाता है। सामने वाले से क्वेश्चन के टोन में आप बोलेंगे प्रॉमिस, मतलब यू प्रॉमिस मी, डू यू प्रॉमिस मी, इसमें डू, यू और मी सब छोड़ दिया जाता है, लेकिन समझ में आता है कि क्या तुम मुझे वचन दे रहे हो। तो थीफ, चोर, तो लोग दौड़ पड़ते हैं, समझ जाते हैं कि वहाँ पर चोर है, देयर इज़ अ थीफ। तो देयर इज़ आ, यहाँ पर है और वहाँ पर है एक चोर, इतना सब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ थीफ बोले आप समझ जाते हैं। गेट आउट, यू गेट आउट, तुम बाहर चले जाओ, आदमी निकल जाता है दरवाजे से। तो ये सेंस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो इंग्लिश जो है वो सिर्फ वर्बल नहीं है, उसमें एक्सप्रेशंस, आपकी टोन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी आई कांटेक्ट, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी टोन, आपका प्रोनाउंसिएशन, लहजा, जो आपका बोलने का तरीका होता है, ये सारी चीज़ें माइन करती हैं, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं और इन सब का इम्पोर्टेंस होता है बोलने के समय में। तो अभी आपको मैंने बताया अक्षर मतलब लेटर, वर्ड, फ्रेज़, क्लॉज और सेंटेंस। अब बहुत सारे सेंटेंसेस मिल करके किसी एक टॉपिक पर, किसी एक विषय पर कुछ कहा जाए तो उसको हम बोलेंगे स्पीच, संभाषण या भाषण, जो भी आप बोलते हैं, ये स्पीच होती है आपकी। स्पीच इज़ मेड अप ऑफ वर्ड्स। जो स्पीच है वो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उसकी ईंटें होती है। अगर उसको आप एक दीवार मानेंगे तो उसकी कुछ ईंटें होती है जो कि वर्ड्स होते हैं। हर शब्द, हर वर्ड का कोई काम होता है सेंटेंस में। उस काम की बेसिस पर, उस काम की बुनियाद पर सॉरी हम उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 9 पार्ट्स होते हैं आपके। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये एक फैमिली होती है। वर्ब, एडवर्ब, ये दूसरी फैमिली होती है। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये तीसरा एक ग्रुप होता है। और लास्ट में होते हैं आर्टिकल्स, ए, एन और द। तो ये 9 चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने डे 2 में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मोहम्मद सौलत हुसैन, और आप सबका समय अच्छा बीते इसी आशा के साथ, और उम्मीद है कि आप सब मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएंगे। किसी भी फील्ड में आप हों, हर जगह आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। थैंक्स।